ब्रेस्ट से। मैंने आप लोगों को कल बताया था कि जो भी जेनाइटल के अंदर सबसे मेन चीजें आपको याद करनी थी। बस सेटल हो जाओ सारे फटाफट। ऑनलाइन वाले बच्चे भी फटाफट आ जाओ भाई एक बार। गुड मॉर्निंग निर्मला। आज के जितने भी मैं 3 कैंसर कराऊंगा आज, तीनों के तीनों ही वेरी इंपॉर्टेंट, तीनों के तीनों में से पेपर में क्वेश्चन आते हैं। ब्रेस्ट कैंसर, कल मैंने आपसे कोई एक कैंसर मार्कर लिखवाया था माइलोमा, जिसमें S100 प्रोटीन उसका बेस्ट कैंसर मार्कर था, लिखवाया था, याद किया था, मार्कर ये पढ़े थे सारे। तो S100 जो प्रोटीन था, आज उसी के बारे में बात करेंगे, माइलोमा होता है क्या है, ठीक है। और तीसरा आज हम पढ़ेंगे ओरल कैंसर के बारे में, जिसमें मैंने तुम्हें पढ़ाया था ऑपरेशन, कमांडो ऑपरेशन करते हैं, ठीक है। तो आज हम इन 3 कैंसर्स के बारे में मोस्ट कॉमन देखेंगे, और टाइम बच गया तो हम 1-2 और निपटा देंगे आज। अब मैं चाह रहा हूँ कि फटाफट हम OBG पे आ जाएं। नेक्स्ट मंडे से, आज क्या हो गया, थर्सडे हो गया, फ्राइडे हो गया, फ्राइडे, कल सैटरडे, आज और कल में मैं फार्मा कंप्लीट करने की सोचूंगा। फार्मा नहीं, ओंको विद फार्मा, उसकी फार्मा भी बची हुई है, मेरे माइंड में दोनों थी। गुड मॉर्निंग संजीव, प्रिया गुड मॉर्निंग। होती है, हाँ जी। कौन? HCG बेटा 12 जो उस टाइम तक जो प्लेसेंटा होता है ना, प्रोजेस्टेरोन काम करता है। HCG भी होता है बट इतने लेवल में नहीं होता वो। और जब तक OPG पढ़ाऊंगा सारे लेवल समझाऊंगा। तो इसको छोड़ दे, ये OBG के क्वेश्चन चाहिए कल। जो लास्ट के 2-3 पॉइंट्स बताए थे, ये OBG के टॉपिक्स था 2-3, वो तो बस तुम्हें समझाने के लिए बताया था कि कैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कैसे कैंसर कोज करा रहे हैं हमारे में, ठीक है। उसका तो अगले मतलब जो इसका मेन है ना निशा, वो हम आगे पढ़ेंगे बेटा, उसमें OBG के अंदर जो नेक्स्ट क्लासेज आएंगे उसमें आएगा ये सारा। आई थिंक सो, टारगेट तो यही है, बाकी देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कल हम ऑन्कोलॉजी पढ़ रहे थे, कल हमने ऑन्कोलॉजी के अंदर डिजीज पोर्शन स्टार्ट कर दिया था। सर डिजीज पोर्शन के अंदर सबसे पहला पॉइंट जो हमने पढ़ा, उसके अंदर देखा था कौन से कैंसर देखे थे, कैंसर मार्कर बताओ। AFP पढ़ाया था ना, टेस्टिस कैंसर का कैंसर मार्कर, फिर बोलते क्यों नहीं हो। AFP की फुल फॉर्म क्या बताई थी, अल्फा फीटो प्रोटीन होती है। सेकंड मैंने आप लोगों को बताया था, जब भी टेस्टिस कैंसर होगा मोस्ट कॉमन ओल्ड एज के अंदर ये देखने को मिलेगा। और सबसे मेन बात बताई थी इसमें, साइन सिम्टम्स जो आएंगे वो ऐसा लगेगा, ड्रैगिंग पुलिंग सेंसेशन देखने को मिलेगी। सर मोस्ट कॉमन कोज बताया था, क्रिप्टो ऑर्चिडिज्म के कारण हो सकता है। व्हाट इज क्रिप्टो ऑर्चिडिज्म? बेटा 1 रेड इजिकल टू 100 ग्रे होता है। अगला पॉइंट जो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हमारी ऑर्चिडिज्म होती है, मतलब क्या होता है क्रिप्टो ऑर्चिडिज्म का, अनडिसेंडेड टेस्टिस। जब वो टेस्टिस नीचे नहीं आ पाते तो उस कंडीशन के अंदर हमें फिर एक सर्जरी करनी पड़ती है जिसको बोलते हैं ऑर्किडोपैक्सी। क्या बोला जाता है उस सर्जरी को? ऑर्किडोपैक्सी बोला जाता है।
कोज बता दिए थे आप लोगों को, डायग्नोसिस बता दिया था इसका, और सबसे मेन चीज़ मैंने आप लोगों को बताई थी इसकी, हम क्या करवाएंगे, TSE करवाएंगे, टेस्टिकुलर सेल्फ। अगला क्वेश्चन आप लोगों को बताया था TSC करवाते कब है सर, कोई भी महीने की क्या कर लो, एक डेट फाइनल कर लो। मोस्टली जो प्रेफर करते हैं वो फर्स्ट डेट, क्यों, क्योंकि फर्स्ट डेट सर हर एक महीने में फर्स्ट डेट याद रहती है, आज नया महीना चेंज हो गया, ठीक है। ये पेपर में आया था क्वेश्चन कि मोस्टली बताओ हम कौन सी डेट को सिलेक्ट करेंगे, उसमें लिख रखा था बर्थडे वाली डेट को, फर्स्ट डेट को, ऐसे क्वेश्चंस दे रखा था उसने, मेरे को थोड़ा सा जो ध्यान आ रहा है। तो हम जो होते हैं मोस्ट प्रेफरेबली हम किसको प्रेफर करते हैं, फर्स्ट डेट को, क्योंकि हमें पता होता है हाँ जून है, महीना चेंज हुआ, जुलाई आया, तो फर्स्ट डेट को हम मोस्ट प्रेफर करते हैं। अगला हमने भाई फिर उसका हमने क्या देखा था, सर्जरी देखी थी। सर्जरी के अंदर हमने क्या किया था, क्या किया था, रेडिकल ऑर्किडेक्टमी जो की थी, मतलब आसपास के स्ट्रक्चर को भी क्या कर दिया था हमने, रिमूव कर दिया था। उसके बाद जो हमने नेक्स्ट जो कैंसर देखा वो हमारा कौन सा था, ओवेरियन कैंसर। टेस्टिस एक मेल गोनार्ड थे, ओवेरी एक क्या है, फीमेल गोनार्ड्स हैं। ओवेरी के कैंसर के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था जर्मिनल एपिथेलियम, जो लास्ट हमने टॉपिक पढ़ा था कल, जर्मिनल एपिथेलियल का कैंसर होता है जी। कोजिज सबसे मेन बताए थे, क्या बताए थे, कोजिज सबसे मेन बताए थे, नल्लीपेरिटी, अर्ली मिनार्क हो जाना, लेट मीनोपोज आना, ये हमने सबसे मोस्ट कॉमन कोजिज हमने कल देखे थे। ओवेरी के अंदर भी वही सेम, पेशेंट को एब्डोमिनल मास होगा, डिस्चार्ज आएगा, फाउल स्मेल्स आएंगी। ऐसा ही सेम हमने कौन सा कैंसर पढ़ा था, एक सर्विक्स कैंसर। सर्विक्स कैंसर में भी वही सेम दो बातें थी, एक इन्वेजिव था और एक नॉन इन्वेजिव। तुम पढ़ के आए हो, नहीं पढ़ के आए हो तो फिर बोलते क्यों नहीं हो, मैंने भी तुम्हारे साथ कल तुम्हारे साथ ही पढ़ाया था कल, मैं तो उसके बाद देखता भी नहीं हूँ तू क्या पढ़ के आता हूँ, मैं अगले दिन ये भी नहीं देख क्या तो मेरे को पढ़ाना क्या है, बस हाँ माइंड में है अगला टॉपिक, ये 3-4 मिलेंगे, 3 टॉपिक मिलेंगे शायद अगले नोट्स में, यूं गई हूँ। मैं क्या बता रहा था, हाँ सर्विक्स, इन्वेजिव और नॉन इन्वेजिव। सर इन्वेजिव वो होगा जो एक पार्ट से दूसरे में घुस जाएगा, और नॉन इन्वेजिव क्या होगा, जो सिर्फ सर्विक्स में ही रहेगा। पॉजिटिव फैक्टर बताए थे सबसे मेन, हाँ भाई सरिता, सर्विक्स कैंसर का सबसे मेन एक वायरस बताया था, पढ़ा था बेटा आपने जाके, को क्या नाम था उसका, सच्ची बता, कल जाके पढ़ा यार, पीछे वाला लिख लिया, टाइम नहीं मिला। चलो वायरस बताओ बेटा, 19.9 कह ले प्रिया, 19 कह ले, बात एक ही है दोनों की, खाम खा ज़्यादा कंफ्यूज मत होया कर। 19 लिख ले बेटा, बिल्कुल सही है उन आंसर वो। कौन सा, हाथ नीचे करिए, तने लिखा था, यो लिख रखा सब तो ऊपर है, मैंने कल तेरी नोटबुक में देखा था, मैंने जाती तेरे तक पूछा है। सब तो पहला लिखे बैठी है, सब तो पहला, तू ना तू किसी के साथ बैठा कर, तो मैंने क्या पूछा है, तो कोजिटिव वायरस, इसका नाम फुल फॉर्म क्या है, हाँ फुल फॉर्म बताओ, पढ़ाई थी ना, मनीषा के साथ बैठा करे, इसको नहीं पता यार, बेचारे खाम खा कंफ्यूज रहती है। फिर तेरे को मैंने कल स्पेशली बोला था कि बेटा तेरे को फुल फॉर्म पता है, बोले हाँ सर पता है, यही बात हुई थी, मनीषा है इस चीज़ की गवाह, मेरे को खुद पता है, मैंने तेरे से स्पेशली इसलिए मैंने तेरे से ही पूछा क्योंकि तूने लिखा देखा था, मैंने तेरे जब तू HPV लिख रही थी ना तब मैंने बोला था कि तेरे फुल फॉर्म पता है। लिखवा दे भाई इसको,
अब पता चल गया कौन सा है इसका वायरस, क्या कोज करेगा, क्या कोज करेगा ये? चल कोई नहीं, सीखेगी। अगला पॉइंट, ऐसे मत सोचा करो कि आते ही मेरे को पूछा है, तुम्हारी यही सबसे बड़ी गलती है। अब मैं हमेशा ना पूछता ही उस बच्चे से हूँ जिसको बेचारे को थोड़ा बहुत नहीं पता होता हो, ताकि उसको पता चल जाए। ऐसे मत सोचा कर कभी भी। हमारे साथ ना सबसे बड़ी गलती यही है, होए टीचर ने मरती डांट दिया। अबे निकम्मो डांटा नहीं है, समझ लो नहीं समझ लो, कुछ सोच समझ के ही तेरे को डांटा होगा। मैं तो इसलिए ही तेरे को डांटता हूँ बेटा कि तू कुछ सीखे हर एक पॉइंट पे, क्योंकि तू, हाँ यही चीज़ सबसे बस माइंड में रख कि तेरे को ये चीज़ एलर्जी नहीं होनी चाहिए कि सर मेरे को यूँ समझ, सर तेरे को बोल रहे हैं ना तेरे भले के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि तेरे को मैं ये चाहता हूँ कि तू, तेरे को उस टाइप से नहीं पढ़ा तूने, अब धीरे धीरे पढ़ उन चीज़ों को, नहीं तो तू ऐसी लिखी रहती इसको। प्रिया तू क्यों असर ये है? अच्छा सर मेरे को तो सबसे ज़्यादा डांटते हैं, तो समझ ले तेरे भले के लिए डांटता हूँ। मेरे को पता था यही लिखने वाली है तू, मुझे तो बहुत डांट पड़ती है सबकी, तो तेरे भले के लिए है। हमें लगता है, हमें पता है तू कुछ कर सकती है, और सीरियसली बताऊँ प्रिया तू सच में कर सकती है, बस तू पता नहीं अपनी गलतियों के कारण रहेगी, सच्ची बता रहा हूँ तेरे को। और फिर तू उस दिन मेरी ये बात याद रखियो, थोड़ा ये मस्ती वाली लाइफ ना थोड़ी ही छोड़ दे, सिर्फ 5-6 महीने के लिए छोड़ दे बस। मैं गारंटी दे रहा हूँ तेरा सिलेक्शन कहीं नहीं गया, बस ये 5-6 महीने के लिए छोड़ दे बस ये मस्तीबाजी लाइफ, तू सीरियस वाली लाइफ पे आ जा। सच्ची कह रहा हूँ प्रिया, उस दिन फिर तेरा सिलेक्शन हो जाएगा, उस दिन याद करेगी कि हाँ सर ने मेरे को स्पेशली ये बात बोली थी और मैंने उसके ऊपर कुछ अमल किया और मैं सक्सेस हो गई। मेरे लिए सारे ही बराबर एक से हो, बिल्कुल एक से, मेरे को किसी से कोई मतलब ये नहीं है, द्वेष नहीं है कि उसने मेरे को क्या बोला मैंने उसको क्या बोला ना। मेरे लिए सारे एक एक स्टूडेंट मेरे लिए उतना ही बराबर रोल प्ले करता है, जितने मनीषा, जितनी सरिता, उतनी मंजू है, उतनी प्रीति है, सारे बराबर हो मेरे लिए तुम सारे। एक टीचर को क्या चाहिए यार, स्टूडेंट से ये चाहिए कि बस उसको सिलेक्शन दे दे, मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो याद कर ले, और मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए तुमसे। मेरे को तो बस एक यही बात चाहिए कि बस तुम पढ़ो और तुम सिलेक्शन दो मेरे को, और कुछ नहीं चाहिए मेरे को। पढ़ोगे तुम, नाम तुम्हारा रोशन होगा, घर वालों का तुम्हारा रोशन। हमें तो तुम एक बार याद करोगे, हाँ कभी बोलोगे भी नहीं दीपक सर ने पढ़ाया था, ठीक है, पास हो जाता है। हकीकत है ये, कुछ बच्चों की पास हो जाते हैं ना, अपनी मेहनत तो हुए थे। अबे जो मास्टर ने जो बेचारे ने 6-6 महीने बैठ के तुम्हें गला फाड़ फाड़ के जो चीज़ें याद कराई, ऐसे ऐसे भी थे जो कति जीरो थे, जीरो, और आज वो सिलेक्शन ले रहे हैं मेरे पढ़ाए हुए, और वो बोलते हैं, बोले सर अगर आप नहीं होते ना हमारा सिलेक्शन नहीं होता। तो मैं क्या जी, तो फिर मैं कह तो रहा हूँ बेटा, हर बार दुख आता है वो बहुत, कि 2-2, 3-3 नंबर से रहना, 1-1 नंबर से रहना। फिर उस 1 नंबर के लिए आपको ये पता है कितने साल वेट करनी पड़ती है? 3 साल वेट। नर्सिंग इन्होंने पढ़ी ही नहीं थी ढंग की। आगे बात करते हैं सर टेस्टिस के अंदर। टेस्टिस का मैंने बता दिया आपको। सेकंड मैंने आप लोगों को कौन सा कैंसर पढ़ाया था बेटा? सर्विक्स कैंसर बताया था। कितने टाइप बताए थे? 2, एक इन्वेजिव था, एक नॉन इन्वेजिव था। सर इन्वेजिव का मतलब होता है किसी दूसरे में जा सकता है,
और नॉन इन्वेजिव का मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर पार्ट पे होगा। सर मोस्ट कॉमन कोजेज बताए थे मैंने आपको, HPV वायरस कोज कर सकता है, सेकंड मैंने बताया था स्मोकिंग वगैरह, और थर्ड रिप्रोडक्शन जल्दी कर रही है, वो 16-17 साल में ही वो सेक्सुअल कोइटस कर रही है, तो उस केस में भी पेशेंट को क्या होने के चांसेस हो सकते हैं, सर्वाइकल कैंसर होने के चांसेस हो सकते। साइन सिम्टम सेम वही बताए थे कि फाउल स्मेल्स आएगी, डिस्चार्ज आएगा, अनयूजुअल ब्लीडिंग्स होंगी पेशेंट को, एब्डोमिनल मास विद डिस्कम्फर्ट देखने को मिलेगा। ये सारी बातें हमने देखने को मिली थी किसके अंदर, सर्विक्स। उसके बाद हाँ सर्विक्स कैंसर के सर्वाइकल कैंसर के बाद सबसे मेन चीज़ जो हमने देखी थी वो मैनेजमेंट देखी थी। मैनेजमेंट में मैंने आपको सर्जरी पढ़ाई थी मेन, तो सबसे पहली थी लेजर सर्जरी, सेकंड मैंने कोनाइजेशन पढ़ाया था, और थर्ड मैंने क्या पढ़ाया था आपको, कोल्पोस्कोपिक एग्जामिनेशन हमने इसकी मेन देखी थी। सर्जरी हमने हिस्टेरेक्टमी करी, कौन सी करी, हिस्टेरेक्टमी सबको याद है, सबसे पहले हिस्टेरेक्टमी कौन सी थी, सब टोटल में किस किस को, फंडस प्लस, अगला कौन सी थी, फंडस को प्लस बॉडी को प्लस, उसके बाद पैन में फंड पूरा यूट्रस प्लस फेलोपियन ट्यूब प्लस, फिर उसके बाद एक्सटेंडेड आएगा। पहले एक्सटेंडेड में सर यूट्रस तो पूरा कट करना ही है, सर्विक्स भी पूरी, आधी क्या कुछ सर्विक्स का कितना पार्ट, 1/3 पार्ट ऑफ वेजाइना हमें कट करना है, ये था एक्सटेंडेड। और लास्ट था हमारा रेडिकल, मतलब आसपास के स्ट्रक्चर को भी हमें क्या कर देना है, विद लिम्फ नोड्स, वेरी गुड, विद लिम्फ नोड्स हमें उसको क्या कर देना है, कट कर देना है। नेक्स्ट पॉइंट्स जो हमने देखे थे वो था हमारा सबसे मेन पेल्विक एक्सेंट्रेशन। मैंने आपको बताया था जहाँ पे भी वर्ड एक्सेंट्रेशन आ जाता है समझ जाना, एक्सेंट्रेशन का मतलब होता है जितने भी ऑर्गन्स उस एरिया में हैं जितने भी ऑर्गन्स उस एरिया में उनको सबको क्या कर देना है, कट आउट। जैसे कि आपने देखा था 3 टाइप देखी थी, एंटीरियर पेल्विक एक्सेंट्रेशन, पोस्टीरियर, और दोनों जोड़ दो वो क्या बन जाएगा, एक्सेंट्रेशन वाले बंदे की ज़िंदगी कुछ नहीं रहती, वो सिर्फ एक सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करते हैं, एक्चुअल में वो बंदा सिर्फ 1 या 2 महीने का ही होता है, क्योंकि सारी चीज़ें तो काट दी, एनस उसका कट गया, रेक्टम उसका कट गया, ठीक है, ओवरी उसकी गई, यूट्रस उसका गया, उसके पास बचा क्या, कोलोन उसका कट गया। तो वो मतलब एक बस एक मैनेजमेंट एक टाइप सा होता है, बस उसमें हम खाली पेशेंट को एक सिम्टोमेटिक सा ही करते हैं, वो कुछ नहीं, वो बंदा रहता कुछ नहीं है, 1-2 महीने का ही होता है वो बस। बट हम तब तक हम पेशेंट को बचाने की कोशिश करते हैं, तब तक उसके अंदर जान है, ठीक है। चाहे लास्ट में ब्रेडिकार्डिया में, गुड मॉर्निंग भाई मोनिका, चाहे लास्ट में उस पेशेंट के बिल्कुल सांसें 20 क्यों ना बची हो, फिर भी हम क्या करते हैं, CPR देते हैं पेशेंट को कि कम से कम क्या पता है रिवाइव कर जाए। तो बिल्कुल लास्ट एफर्ट तक, फ्लैट लाइन आने से पहले तक हम क्या करते हैं, एफर्ट लगाते हैं पेशेंट्स के ऊपर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत थी? आगे चलूँ तो सर्विक्स के बाद हमने जो नेक्स्ट जो क्या पढ़ा था बेटा, कौन सा कैंसर था, एंडो, सेम वैसा ही था जैसा किसका था, सर्विक्स का था, सेम मैनेजमेंट वही, सेम साइन सिम्टम्स वही, सब कुछ वही था, बस एक मेन पॉइंट बताया था, लिखवाया था साइन सिम्टम में, सेम है सर्विक्स विद एब्डोमिनल मास डिस्कम्फर्ट, यही लिखवाया था। तो ये बातें थी हमारे कल वाले के अंदर। उसके बाद हमने ओवेरी कैंसर पढ़ा था, सबके कैंसर मार्कर सबको याद है, फटाफट एक बार कैंसर मार्कर बताओ, जिससे पूछूं वही बताना। प्रीति, पैनक्रियाज का कैंसर बताओ। वेरी गुड, CA। तुम ये पीछे वाली लाइट ऑन क्यों नहीं करते हो, तुम पीछे वाली लाइट ऑन क्यों नहीं करते हो, तुम सो जाओगे, तुम सो जाओगे, करो लाइट ऑन पीछे वाली।
इतने अच्छे अच्छे बालों को काले काले लागो मैंने एक और कर ले उन पीछे वाली काले लागो थम कर लो बुरे हो जाओगे लाइट गिर लो नहीं होना अच्छा चलो ठीक है। पैनक्रियाज का क्या होता है लीवर लीवर का भी CA19 होता है। निशा ब्रेस्ट का क्या होता है वेरी गुड CA15। सर्विक्स का क्या होता है नीलम वेरी गुड सर्विक्स का क्या होता है जी। ओवेरी का क्या होता है मनीषा CA125। मंजू माइलोमा का क्या होता है तो पिटेगी माइलोमा का क्या बताया था S100 प्रोटीन हाँ तो करे जाए वैसे पेपर में माइलोमा का क्या बताया था S100 प्रोटीन है क्यों ये लिखवाए ना थे पेपर वाला नू थोड़ी कहूँगा भाई तन्ने के याद कर रखा वो पेपर में दे दूं या पेपर वाला ऐसे बोलेगा प्रिंजोदर से पूछ के पेपर थोड़ी बनाओगे बेटा वो तो उसने तो पेपर बनाने का मतलब है। सरिता प्रोस्ट्रेट का क्या था सरिता देख कर ना बताना प्रोस्ट्रेट कैंसर का PSA इसकी फुल फॉर्म बता दे बेटा इतना है लागे हाथ कोई ना देख के बता दे तू ना फटाफट हाँ चल कोई ना आगे बताओ पूरी देख के बता दे तू मैंने इसकी ठीक है। AFP की फुल फॉर्म AFP ये मजाक मना समझ पढ़ाई ने थोड़ा सीरियस हो जा ना ना मैं डंड तेरे भाई ने कह के डंडा तेरे उस तरफ कह के डंडा लेकर आऊंगा मैं तेरे खाते देख लिए क्योंकि मन तो बालक पढ़ाने का मतलब है तू ले आओगी तो और भी बढ़िया मन मेहनत ना करनी पड़ेगी। अल्फा बीटा प्रोटीन देखो बोला था मैंने कल लिख ले तुम बोले मैं कल लिख लाऊंगी मैं लिख लाएगी मैं कहा आगे चलूं हाँ प्रिया तो 27.29 लगा के आइए पेपर में ठीक है पेपर में ऑप्शन भी ना पावा तेरा 27.29 आगे चलूं आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ब्रेस्ट कैंसर ब्रेस्ट कैंसर सर एक्चुअल में जो हमारा ब्रेस्ट होते हैं वो किससे बनी होती है कौन से टिश्यू से बनी होती है फैटी एल्वियोलर नहीं एडिपोज टिश्यू हाँ पेपर में क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले कि ब्रेस्ट जो होती है वो किस चीज़ की बनी हुई होती है तो ब्रेस्ट इज मेड अप ऑफ फैटी टिश्यू और एडिपोज टिश्यू की हमारी मोस्ट कॉमनली बनी होती है। ये जितना भी फैट होता है ये फैट है ये सारा एडिपोज टिश्यू होता है। एडिपोज टिश्यू के अंदर ही हम सबक्यूटेनियस इंजेक्शन लगाते हैं ये याद रखना इंसुलिन वाला ठीक है। सर ब्रेस्ट कैंसर
क्यों होता है? आपको एक रीज़न मैंने सबसे मोस्ट कॉमन बताया था, किसके अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाता है? वर्ल्ड वाइड फीमेल के अंदर पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाता है बेटा? रीज़न बताया था मैंने, क्योंकि वो वर्किंग वुमेन होती हैं और वर्किंग होने के कारण वो अपने बच्चे को प्रॉपर फीड नहीं करा पाती, और जो वो फीड नहीं कराने के कारण जो हमारा क्या था, मिल्क था, उसका क्या होता है? कलेक्शन होता चला जाता है किसके अंदर? ब्रेस्ट के अंदर। और वो ब्रेस्ट के अंदर जब कलेक्शन होता चला जाएगा तो वो एक लंप का फॉर्मेशन कर लेगा। किसका फॉर्मेशन कर लेगा? लंप का। जैसे कि ये हमारा पोर्शन क्या है? ब्रेस्ट का हमारा पोर्शन है, ये हमारा ब्रेस्ट है। यहाँ पे हमने देखा होगा बहुत सारे ऐसे ऐसे क्या होते हैं? लोब्यूल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बेटा? ऐसे बहुत सारे लोब्यूल्स होते हैं। लैक्टोफेरस डक्ट्स बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? लैक्टोफेरस। क्या क्वेश्चन था पिंकी तेरा? सर मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। मैडम एक बार ऊपर करना चैट। बेटा तभी तो बोल रहा था कि पेशेंट यूरिन बस एक पाइप्स लगाते हैं और कुछ नहीं करते। उसमें बहुत कम देखने को मिलेगा, जब बिल्कुल ही क्रिटिकल सिचुएशन में होता है कैंसर वाले के लास्ट में उसमें करते हैं, फिर उसमें पाइप लगा देते हैं अलग से, वो अलग सर्जरीज है। ऐसा परसेंटेज नहीं पता मेरे को, नहीं। तो सिंपल सी हम बात कर रहे थे सर, ये हमारी क्या होती है यहाँ पे लैक्टोफेरस ऐसे डक्ट्स पाई जाती हैं। आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए कि कैसे हमारा मिल्क का प्रोडक्शन होता है और कैसे मिल्क बाहर आता है। दो हार्मोन है अलग अलग। थप्पड़ मारो सारे सब जगह एस्ट्रोजन प्रो सब जगह एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ना घुसाया करो तुम। आड़े क्या करेंगे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बता। प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन सबसे पहले हार्मोन आएगा और इन यहाँ पे सेल्स होती हैं छोटी छोटी जिनका नाम होता है एसिनाई सेल्स। ठीक है, एसिनाई सेल्स होती हैं यहाँ पे जो एक्चुअल में मिल्क का बनाती हैं, ब्रेस्ट के अंदर पाई जाती है। पेपर में आता है कि ब्रेस्ट के अंदर वह कौन सी ऐसी सेल्स होती हैं जो मिल्क का फॉर्मेशन करती हैं, उनको एसिनाई सेल्स के नाम से, एसिनाई या एसिनार सेल्स होती हैं वो। ठीक है, ये क्या करेगा? प्रोलैक्टिन उनको मैसेज करेगा कि भाई मिल्क का प्रोडक्शन स्टार्ट करो, और वो क्या करेगा? यहाँ पर क्या बना देगा? मिल्क बना के तैयार, मिल्क बना के तैयार कर देगा। इन गुब्बारों के अंदर मिल्क बना के तैयार। ये हमने बनाई सरिता। जब जैसे ही छोटा बेबी जब निप्पल को सक करेगा तो सक करने पर एक पॉजिटिव रिफ्लेक्स, आपने एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर पढ़ा होगा, पॉजिटिव स्टिमुलेशन रिफ्लेक्स या पॉजिटिव फीडबैक जिसे बोलते हैं। जैसे ये निप्पल को सक करेगा पॉजिटिव फीडबैक अराइज होता है और मैसेज आता है ब्रेन को, ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस क्या होता है? एक्चुअल में ऑक्सीटोसिन हार्मोन कौन बनाता है? हाइपोथैलेमस बनाता है, पिट्यूटरी नहीं बनाता। हाइपोथैलेमस बना के पिट्यूटरी में तो स्टोर होती है। दो ही ऐसे हार्मोन है जो हाइपोथैलेमस बनाता है, पिट्यूटरी नहीं बनाता, जैसे कि एडीएच और ऑक्सीटोसिन। याद रखना, एडीएच और ऑक्सीटोसिन हाइपोथैलेमस बनाता है, पिट्यूटरी नहीं बनाते। बट ये पिट्यूटरी में जाके स्टोर हो जाते हैं, पिट्यूटरी में जाके स्टोर हो जाते हैं। और जैसे ही मैसेज आता है, पॉजिटिव स्टिमुलेशन आती है, हाँ वेरी गुड,
पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर होते हैं बेटा। जैसे ही यहाँ से पॉजिटिव रिफ्लेक्स आएगा, मैसेज आएगा हाइपोथैलेमस को, हाइपोथैलेमस से किसको जैसे जाएगा पिट्यूटरी, क्योंकि हार्मोन कहाँ पे स्टोर हो रखे पिट्यूटरी में। पिट्यूटरी वहाँ से मैसेज रिलीज कर देगा कौन सा, और ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, आएगा, क्योंकि ऑक्सीटोसिन का नाम होता है कॉन्ट्रैक्टाइल हार्मोन। ऑक्सीटोसिन का दूसरा नाम क्या होता है, वो लव छोड़ दे तू, यहाँ पे जो मेन काम है उसको याद रख। दूसरा, हाँ दूसरा है बेटा मैंने बेरा लव हार्मोन, वो लव की बात नहीं आ रहा है, लव जो मेन कंसेप्ट है वो पकड़ उसका। ऑक्सीटोसिन का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्टाइल हार्मोन, क्योंकि हमें यहाँ पे मतलब कॉन्ट्रैक्ट से करवाना है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट हो जब भी तो दूध आगे जाओगा। ऑक्सीटोसिन आया और नाम कॉन्ट्रैक्टाइल हार्मोन होता है, इसको क्या करवाएगा, ऐसे इसको क्या कराएगा, इनको क्या कराएगा, और जब इनको कॉन्ट्रैक्ट कराएगा ये मिल्क कहाँ आना स्टार्ट कर जाएगा, बच्चे के आगे ट्रेवल होना स्टार्ट हो जाएगा। आगे पीछे से गुब्बारा दबेगा तो पानी तो आगे ही जाएगा, दूध तो आगे ही जाएगा, और आगे जाएगा तो वो किसके मुंह में चला जाएगा, बेबी के मुंह में चला जाएगा। ये एक नॉर्मल फिनोमिना होता है मिल्क के फॉर्मेशन का और मिल्क इजैकुलेशन, दो चीजें आती हैं यहाँ पे। मिल्क का फॉर्मेशन किसने करवाया, वेरी गुड, मिल्क का फॉर्मेशन किसने कराया, बट मिल्क का सिक्रीशन किसने कराया, सिक्रीशन नहीं बोलते उसको, इजैकुलेशन बोलते हैं। सिक्रीशन भी प्रोलैक्टिन आंसर मारना, मैंने इसलिए बोला था सिक्रीशन, तुमने सबने आंसर ऑक्सीटोसिन बोला। मिल्क का सिक्रीशन, मिल्क का फॉर्मेशन, नाम तो एक ही चीज है निकम्मो। हो गया तुम्हारे, एक नंबर कट गया। मैंने जानबूझ के वर्ड सिक्रीशन बोला था, मैं देखता हूं कितने अवेयर बैठे हो क्लास में। है दूसरा नंबर सर कितना तगड़ा डिफेंस मैकेनिज्म। गुड मॉर्निंग जी। तो प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन, सर प्रोलैक्टिन मिल्क का फॉर्मेशन सिक्रेशन कराता है, बट ऑक्सीटोसिन मिल्क को इजैकुलेट कराता है। और मिल्क को मेंटेन कौन करता है, तीन चीजें हैं, प्रोलैक्टिन ही करता है। मिल्क को मेंटेनेंस का मतलब होता है मिल्क हमेशा किस में प्रेजेंट रहना, लोब्यूल्स में प्रेजेंट रहना। जब बच्चा माउथ को लगाएगा निपल के क्या, तभी थोड़ी मिल्क बनेगा, मिल्क तो स्टार्टिंग से बनता रहा है, उसको बना के भी तो रखना, उसमें रखना भी तो है। अब बात कर रहे हैं किसकी, ब्रेस्ट कैंसर की, क्योंकि जब तक तुम्हें मैं ये टॉपिक नहीं पढ़ाता तो मैं ये नहीं समझ में आने वाला था। अब तुम्हें समझ में आएगा ब्रेस्ट कैंसर हुआ कैसे। मैंने बताया सबसे ज्यादा जो ब्रेस्ट कैंसर होता है वो किसके अंदर देखने को मिलता है, वर्ल्ड वाइड। क्यों, क्योंकि वर्ल्ड वाइड फीमेल में डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर क्या होता है, वो मिल्क वर्किंग वुमेन होती है, अपना दूध पिला नहीं पाती बच्चे को, और फीडिंग ना कराने के कारण देखो सारे दिन का मिल्क इकट्ठा हुआ किस में पड़ा है, पड़ा है ना, बाहर तो नहीं आ रहा, क्योंकि बाहर कब आएगा, जब कौन रिलीज होगा। सुबह 9 बजे ड्यूटी पे गई थी, शाम को 5 बजे आएगी, 9 बजे भी क्या वो 8 बजे गई होगी, भाई तैयार तूर होगा आगे, और आने में 6 भी बज गए होंगे, 7 भी बज गए होंगे, कितना टाइम हो गया, लगभग 12 घंटे हो गए, और डेली यही रूटीन चल रहा है। देखना मिल्क का क्या बन जाएगा, मिल्क हार्ड नहीं हो जाएगा, सॉफ्ट तो रहेगा नहीं। और जैसे ही मिल्क सुष्मिता ओबीजी में पढ़ेंगे बेटा, तो वो भी यहाँ पे कंसेप्ट पे ध्यान रख। तो मिल्क का फॉर्मेशन जैसे ही बढ़ता चला जाएगा तो वो लोब्यूल्स कैसी होती चली जाएंगी, हार्ड होती चली जाएंगी, और जब एक लोब्यूल हार्ड होती चली गई तो उसी को हम क्या बोलते हैं, क्या बन गई, गांठ बन गई, और गांठ को क्या बोलते हैं, लंप। क्या बोलते हैं बेटा, वर्ड समझ में आया ये लंप है क्या। विकास मेरे को भी लेके आइयो भाई पानी, कोई बोतल हो तो यार, बोतल ही भर के दे दे यार, मेरे को ना पानी की बहुत जरूरत पड़ती है। मैंने 2 दिन पानी नहीं पिया, मैं बीमार हो गया सच में, मेरे को 2 दिन से फीवर है, मैं फिर भी क्लास ले रहा हूँ। कल मेरे को 101 फीवर था मेरे को यहाँ से जाने के बाद ड्यूटी पे, और मैं फिर भी आज देख लो तुम्हारे लिए क्लास में आया हूँ, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था आज। तो कम से कम भाई टीचर को देख के पढ़ लिया करो कि तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा है। तो हकीकत है, कल मेरे को यहाँ से जाने के बाद ड्यूटी पे 101 बुखार था मेरे को पूरा,
और तुम्हें फील नहीं होगा मेरे को बुखार है, पता चला तेरे को तुम्हें मेरे को बुखार है कल, किसी को भी नहीं हुआ, मैं फिर भी वही उसी एनर्जी से पढ़ा रहा था। तो अपना पढ़ा करो भाई, मेरी बातें छोड़ो, मैं तो पढ़ाता रहूंगा ऐसे ही, और तुम भी पढ़ा करो। तो ब्रेस्ट कैंसर समझ में आया कैसे होता है, लंप कैसे बनता है। सर जब वो मिल्क की बाहर इजैकुलेट नहीं होगा तो उस पेशेंट को क्या बनती चली जाएगी, गांठें बनती चली जाएंगी, और उसको हम क्या बोलते हैं, लंप बोला जाता है। और ये लंप आगे फर्दर ग्रो करता करता एक कैंसर का रूप धारण कर लेता है, और उसी को हम फिर क्या बोल देते हैं, ब्रेस्ट ये प्रोसेस समझ में आया। आगे चलूं। सर ब्रेस्ट कैंसर के अंदर सबसे पहला अर्ली डायग्नोज क्या कर सकते हैं, मदर को बोलते हैं कि हर कोई भी लेडी है उसके हर 7वें से लेके कौन से दिन पे, 10वें दिन पे, कौन से मेंस्ट्रुअल साइकिल के स्टार्ट होने पर, जैसे फर्स्ट डे मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगी, फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, उसके कितने दिन बाद, 7, 8, 9, 10, इन तीनों दिनों के बीच में एक प्रोसीजर करे जिसका नाम है BSE, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन सेम वही आफ्टर बात करना होता है। जब नॉर्मली आफ्टर बाथ नहीं करते, इसको हम ड्यूरिंग बाथिंग करते हैं। BSE कब करनी चाहिए, ड्यूरिंग बाथिंग करनी चाहिए। उसका रीजन पूछा गया क्यों, जैसे ही जब हम नहाते हैं, जब फीमेल नहाना स्टार्ट करेगी, हम नॉर्मली यूज करते हैं सोप, तो सोप के कारण जो हमारी जो ब्रेस्ट की जो टेंडरनेस थी वो क्या हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी। तो ब्रेस्ट जो टाइट थी वो सॉफ्ट हो जाएगी, तो हमें अलग से कहीं पे गांठे गांठे फील होंगी, तो वो पता चल जाएगा कि वो ब्रेस्ट टाइटनेस होने के कारण नहीं हो रही, अंदर से ही गांठें बन रही हैं उसमें। वैसे नॉर्मली कई बार पता नहीं चल पाता कि वो, क्योंकि फीडिंग के टाइम पे नॉर्मली वैसे ही ब्रेस्ट का जो टाइटनेस देखने को मिलती है ब्रेस्ट के अंदर, बट जब वो नहाएगी, सोप वगैरह यूज करेगी, तो उसमें ब्रेस्ट की क्या देखने को मिलेगी, टेंडरनेस देखने को मिलेगी। तो वहां से हमें समझ में आ जाता है इसका मतलब क्या बनना स्टार्ट हो गया है, लंप बनना स्टार्ट। अगर ऐसा देखने को मिल रहा है तो इन्फॉर्म टू द, जाके फटाफट क्या कराओ, अपने डायग्नोज करवाओ, डॉक्टर से कंसल्ट करो। इतना समझ में आया। सर BSE के बाद और क्या कर सकते हैं, BSE के बाद ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के बाद, ये तो एक स्क्रीनिंग टेस्ट था, डायग्नोसिस टेस्ट था एक टाइप से। सर उसके बाद हम पेशेंट का क्या करवाते हैं, मैमोग्राफी कराते हैं। क्या कराते हैं, मैमोग्राफी का मतलब होता है बेटा विजुअलाइजेशन ऑफ द ब्रेस्ट साइज, शेप, ठीक है, उसको चेक करना है हमारा, क्या बोला जाता है, मैमो। एक मशीन होती है जिसके अंदर फीमेल को खड़ा कर दिया जाएगा, यहाँ पे एक मशीन होती है ऐसे, उसके अंदर उसके ब्रेस्ट को रखा जाता है, और वो यहाँ से उसके का विजुअलाइजेशन कर लिया जाता है। ऐसे मशीन होती है, आपको फोटो दिखा दूंगा या आप खुद देख लेना मैमोग्राफी। इतना समझ में आया। साइन सिम्टम आपसे पूछेगा, सेम वही चीज़ होंगे, मास देखने को मिलेगा, निप्पल से डिस्चार्ज देखने को मिलेगा, मिल्किश डिस्चार्ज हो सकता है, पस डिस्चार्ज हो सकता है, हार्डनेस फील होगी, बेबी होगा जो अवॉइड करेगा फीडिंग को, क्योंकि उसको वो पस दिखेगी तो वो उसको हमेशा नेगलेक्ट सा करने की कोशिश करेगा। ये सारी पेन, ऐसा लगेगा कि ब्रेस्ट का साइज, जैसे टेस्टिस का साइज क्या हो गया था, नीचे की तरफ झुकता जा रहा था, सेम ब्रेस्ट भी ऐसा लगता जा रहा है कि नीचे की तरफ कोई ना कोई डिसेंट हो रहा है, प्रेशर हमें उसमें लग रहा है। इतनी बातें हमें याद रखने किसके बारे में भाई, ब्रेस्ट के अंदर। और क्या क्या है ये बता दिया मैंने। कोई भी लंप को ले चेक करेंगे, ब्लड को चेक करेंगे, निप्पल डिस्चार्ज को चेक करेंगे, हाँ स्किन के अंदर रीडिमा चेक करेंगे, कोई स्किन स्वेलिंग तो नहीं हो गई है उसके अंदर। और लास्ट पॉइंट जो सबसे मेन पॉइंट होता है, ब्रेस्ट, एक चीज बता देता हूं,
ब्रेस्ट का कैंसर कौन से पार्ट को, एक बार पेपर वाले ने क्वेश्चन पूछा था ये मैंने एक ब्रेस्ट बनाई है। हाँ जी बिल्कुल लेते हैं। ये मैंने एक ब्रेस्ट बनाई है। ये क्या है पता है? ये मैंने समझ लो ये वाली राइट साइड वाली बनाई है, एक्सिला। और इसको नहीं पता, इसको बोलते हैं एक्सिला स्पेंसर। ये एक टाइप से एक्सिला लिम्फोडिनोपैथी होती है। ये नॉर्मल है। ब्रेस्ट के टोटल 4 पार्ट होते हैं। ब्रेस्ट के कितने पार्ट होते हैं? 4। किसको पता है? पता है क्या? नहीं पता। अपर आउटर क्वाड्रेंट, इनर लोअर क्वाड्रेंट, ये राइट साइड का हो गया। ये लेफ्ट अपर आउटर क्वाड्रेंट, लेफ्ट इनर लोअर क्वाड्रेंट, ये 4 क्वाड्रेंट। पेपर में आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? बताओ सबसे ज्यादा कैंसर कौन से क्वाड्रेंट को होने के होते हैं? और यहां से अगला जो क्लिनिकल साइन सिम्टम बनता है, जो आपको लिखवाऊंगा, एक्सिलरी लिम्फाडिनोपैथी। क्योंकि मैंने बताया था ब्रेस्ट का मेटास्टेसिस बोन में जाके होता है। किस में होता है? लिखवाया था स्पेशली कि ब्रेस्ट का मेटास्टेसिस कहाँ पे होगा? बोन में होगा। तो ये यहाँ से पे जाते सबसे पहले तो एक्सिला की लिम्फाडिनोपैथी को, इसलिए इसका साइन सिम्टम आता है एक्सिला लिम्फाडिनोपैथी। एक्सिला की लिम्फ नोड, इसमें पेन होना, यहाँ पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। कहेगा जी यहाँ तक पेन हुआ है। यहाँ से पेन होता होता वो किस में ट्रैवल कर जाता है? बोन्स में ट्रैवल कर जाता है। अंडरस्टूड? यहाँ तक सबको समझ में आया? आगे चलूँ। अगला पॉइंट जो आता है हमारा, आपको एक चीज़ दिखानी थी मेरे को, पहले एक बार वो दिखाता हूँ। यार वो कहाँ गई वो बुक? बीएससी करते कैसे हैं आप लोगों को वो दिखा रहा हूँ एक बार। इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ प्रोसीजर्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए।
सबसे पहले तो हमने क्या किया था, सिलेक्ट द डेट, डेट सिलेक्ट की थी। डेट के अंदर 7th से 8th डेट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल हमने क्या किया था, स्टार्ट किया था। सबसे पहला इसने लेफ्ट ब्रेस्ट ली। क्या मैंने डायग्राम ऐसे ही बनाया था यूं करके? डायग्राम कैसे बनाया था? अभी यही तो बनाया था। एग्जामिन द एंटायर ब्रेस्ट एंड कौन सा एरिया बताया था ना? सबसे ज्यादा कहाँ कैंसर होने के चांसेस हो सकते हैं? राइट अपर क्वाड्रेंट के साथ साथ बाहर वाले में, विद आर्मपिट, स्पेंसर एरिया के अंदर बोलते हैं इसको। एग्जामिन द एंटायर ब्रेस्ट एंड विद द, ये पूरा ब्रेस्ट था और मैंने ऐसे डायग्राम बनाया था आपको, इसको उल्टा कर देंगे तो उसको, तो इस वाले पार्ट के साथ साथ ये वाला पार्ट भी, आर्मपिट वाला भी हमेशा पैड यूज करना है, यूं करना है, फिंगर्स के साथ नहीं करना है। फिंगर्स में हमें पल्प जब है इसे दबाते हैं ना, तो यहाँ से पल्प लंप यहाँ से क्रॉस करके इधर जा सकता है, तो करते समय फील नहीं हो पाता। तो पूरा क्या करना है, पैड बना के हमें ब्रेस्ट को क्या करना है, एग्जामिन करना है। 3rd पॉइंट क्लियर। 4th पॉइंट, सर करते कैसे हैं? टॉप हाथ से पैड का, ये पैड बना दिया ना, हाथ का पैड बनाना है। सेकंड, हमेशा जब भी करेंगे टॉप से कहाँ पे जाएंगे, बॉटम में जाएंगे। कहाँ पे जाएंगे? टॉप से बॉटम, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, मतलब एक पूरा बोलते हैं, टॉप चला गया, फिर बॉटम, फिर टॉप और फिर बॉटम। ये नेक्स्ट इज सेकंड जो पॉइंट आता है वो आता है सेमी सर्कल्स। जो निप्पल वाला पॉइंट होगा यहां से ऐसे सर्कुलेटरी मोशन में लेके जाते हैं। निप्पल से सेंटर पार्ट से किसकी तरफ जाओगे? आउटर की तरफ। ये पेपर में क्वेश्चन पूछ गया था कि जब हम, इसका नहीं एक्चुअल नाम भी होता है, मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहा इसका। ये अनम्मा जैकब की बुक है, आपकी लगी थी कभी? अनम्मा जैकब की क्लिनिकल एक्सपीरियंस की बुक हॉस्टल हमारे लगाई जाती थी। इसमें बहुत बढ़िया बुक थी भाई, हर एक प्रोसीजर दे रखा था उसने, जितना हम नर्सिंग के अंदर प्रोसीजर रोल प्ले करने चाहिए सारे थे उसमें। हकीकत मानोगे, जब लास्ट में मैं कई बार मेरे को ना ये होता था, मैं सारी चीज पढ़ चुका था लगभग, फिर भी मेरे को ऐसा लगता था यार कहीं ना कहीं से क्वेश्चन रह जाते हैं मेरे। एक दिन मैंने वैसे ही अनम्मा जाके बुक उठा के मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि अब मेरे को ये याद थी, हमारी कॉलेज में लगती थी वो, उस टाइम पर भी हमने भी पढ़ी नहीं ढंग से। हाँ कोई प्रोसीजर मेन देख लिए, बेडिंग देख लिए नॉर्मल। जब मैंने उसको पढ़ा ना, जितने भी एम्स के क्वेश्चन थे जो रेशनल वाले, पर्पस वाले, कम से कम 20 क्वेश्चन मिले मेरे को उस बुक में, कम से कम। और हकीकत मानो एक भी वर्डिंग भी चेंज नहीं थी उस लाइन की, यूं की यूं लाइन बना के उसका आंसर, मैं आंसर दिया करता। फिर मैंने वो पढ़ी, मैंने पूरी पढ़ दी, फिर निशान लगा मैंने यो क्वेश्चन आया था, यो क्वेश्चन आया था, यो कहीं ना कहीं तुम्हें मेरे नोट्स में भी दिख जाएंगे वो, जब मैं तुम्हें थ्योरी लिखवाऊंगा ना, कई कुछ चीज़ें ऐसे थी जो उसमें अच्छी दे रखी थी, मैंने वहाँ से फोटो करके नोट्स में लगा रखे हैं। तो सर वो बहुत मोटी बुक है प्रोसीजर की, बहुत MSc में। फिर क्या हो गया, मोटी है तो पढ़नी को नहीं। अगला क्या है, सेमी सर्कल्स, सेमी हाफ सर्कल। फिर क्या, पूरा सर्कल्स में हमें क्या करना है, लुक इन द मिरर के सामने खड़े होकर देखना है। स्किन को किसको देखना है, टेक्सचर्स को देखना है, और किस में देखना है, चेंज इन निप्पल एंड डिस्चार्ज में देखना, विद पिक्चर कलर। वेरी गुड, हाँ पिक्चर के साथ ही। तो यही सब पॉइंट्स हमें किस में देखने होते हैं, BSc में देखने होते हैं, और यही हमारे क्या है, क्लिनिकल साइन सिम्टम्स हैं। आ गया समझ में? चलूँ आगे। साइन सिम्टम्स समझ में आ गए। उसके बाद आता है सर हमारा मैनेजमेंट। सर मैनेजमेंट की बात करें तो आप लोगों को याद हो तो मैंने एक बार ड्रग ऑफ चॉइस बताई थी। ब्रेस्ट कैंसर की ड्रग ऑफ चॉइस होती है टैमोक्सिफेन। ये आपको याद करनी है, रटनी पड़ेगी।
ब्रेस्ट कैंसर की ड्रग ऑफ चॉइस, 2-3 बार पेपर में तुम्हारे प्यार यादव की बुक में ही क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसको बोलते हैं टेमोक्सिफेन इज द ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर। अगली जो हमारा मेन पॉइंट आएगा वो आएगा बेटा हमारा सर्जरीज के अंदर से। अब इसकी सर्जरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। सबसे पहला सर्जरी जो आती है वो आती है बेटा लंपेक्टमी। क्या बना था पेशेंट के अंदर, गांठें बन गई थी, लंप बन गए थे, उन लंप को क्या करना है, रिमूव करना है, उनको कट करना है, उसको हम क्या बोलते हैं, लंपेक्टमी बोलेंगे। लंप का तो मतलब था किसी एक गांठ को निकालना, लंप का मतलब क्या था, किसी एक गांठ को निकालना। सेकंड पॉइंट, कुछ ही पार्ट अफेक्ट है, मान लो खाली कौन सा पार्ट अफेक्ट है, ये वाला पार्ट अफेक्ट है, तो आप पूरी करने कट करने की क्या जरूरत है, हाफ पार्ट कट कर देते हैं, इसको बोल देते हैं सिंपल मास्टेक्टमी। क्या बोल देते हैं, सिंपल मास्ट, मतलब जो जो पार्ट लगभग ही खाली पूरे को रिमूव कर देना ही एक टाइप से मास्टेक्टमी बोल देते हैं, सिंपल मास्टेक्टमी। और ये तो रिमूव कर ही रहे हो, इसके साथ साथ में जितने भी इसके आसपास के लिगामेंट्स हैं और इसको होल्डिंग स्ट्रक्चर्स हैं, उन सबको भी क्या कर दोगे, कट कर दोगे, तो उसको बोलेंगे रेडिकल मास्टेक्टमी। क्या बोलेंगे, समझ में आई 3 सर्जरी। सबसे फर्स्ट वन इज लंपेक्टमी, लिम्फेक्टमी नहीं, लंपेक्टमी, लंप को, गांठ को काटोगे। सेकंड मास्टेक्टमी एंड थर्ड वन इज रेडिकल मास्टेक्टमी। 3 हैं, ये तीनों आपको याद करनी है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। स्टार्ट करें लिखना, हेडिंग डाल दी ब्रेस्ट कैंसर, लिखना स्टार्ट करते हैं यहाँ तक पहले। सबसे मोस्ट कॉमन कॉज है किसमें, वर्ल्ड में है। और सेकंड मोस्ट कॉमन लंग में कौन सा है वर्ल्ड में, लंग। क्यों, सारे क्या फूकती हैं, सुट्टे फूकती हैं, ठीक है। अगर सबसे फर्स्ट पूछे, फीमेल के अंदर की बात कर रही है, मेल की नहीं है, फीमेल की। फीमेल में सबसे ज्यादा वर्ल्ड वाइड पूछे तो क्या आंसर मारोगे, ब्रेस्ट। सेकंड मोस्ट कॉमन पूछे तो क्या मारोगे, लंग। क्यों सर, क्योंकि जितने भी आपने डेवलप वाले देखे होंगे फॉरेन वाले, सब सूटे पीती है ना, सब सूटे अपने यहाँ भी पीते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। उसको तो सेकंड कौन सा होगा, लंग कैंसर। ये लिख लिया, यहां तक लिखने के बाद रुक जाना, लिख दिया आगे, चलो पहले लिख दो, चलो सारा एक नहीं, एक पॉइंट था वो बाद में लिखवा दूंगा, कोई नहीं।
कुसुम आपको समझ में आ रहा है? हो गए यहां तक? फोर्थ पॉइंट, मेटास्टेसिस सबसे मोस्ट कॉमन किसको मारोगे आंसर? लिखने तीनों है। और किसके द्वारा होता है? क्योंकि मैंने बताया था यहां से लिम्फ नोड निकलेगी, यहां से एक साइन सिम्टम बनेगा। हो गया? सरिता थोड़ा जल्दी लिखा कर बेटा, थोड़ा फास्ट स्पीड कर। बताऊंगा जी, पहले यहाँ तक लिख लो, लीवर तक मेटास्टेसिस। कंफर्म्ड बाय, किससे कंफर्म करोगे? बायोप्सी से कंफर्म करेंगे। Risk factor to collect the sample सेम रिस्क फैक्टर वही होंगे जो हमने किस में पढ़े थे? एंडोमेट्रियल कैंसर के अंदर पढ़े थे। अर्ली मिनार्क, लेट मिनोपॉज, ओवेरियन के अंदर सेम वही पॉइंट्स आएंगे।
मोस्ट कॉमन एज ग्रुप बता दो किसकी बेटा? ब्रेस्ट कैंसर की? ब्रेस्ट कैंसर की बेटा अगर अर्ली मीनार के अकॉर्डिंग मानती हैं तो हम बोलते हैं 10 से लेके 15 साल, और लेट पीनोपोज के अंदर मानेगी तो बेटा अबव 50 ईयर, 45 से लेके अबव 60, 45 टू 65 के बीच में। दस से लेके 50 साल हम नॉर्मली बोल सकते हैं, इस एज में कोई सा भी हो सकता है क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग एज यही होती है 15 से 30। हाँ जी, नली पैरा का मतलब होता है बेटा डज नॉट क्रॉस द वायबिलिटी पीरियड। वायबिलिटी पीरियड एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें प्रेगनेंसी कवर इससे ज़्यादा अगर क्रॉस कर जाएगी तो बच्चा सर्वाइव हो सकता है। ठीक है, ये हम ओबीजी में पढ़ेंगे सारी बातें कि वायबिलिटी पीरियड क्या होता है। हो गया जी? ज्यादा क्या ले रही है? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रही है। इसको तो क्वेश्चन मार्क लगा लेना, पेपर में आया था कि ओसीपी पिल्स लेने से क्या डेवलप हो सकता है? ब्रेस्ट कैंसर डेवलप हो सकता है, क्वेश्चन लगा लो, पेपर में आया था ये पॉइंट। क्या मुन्ना? प्रिवेंट तो करती है ओवेरियन से, बचाती है, बट चांस कर देती है ब्रेस्ट की। पता है क्यों? वही कल वाला कंसेप्ट जो किसी ने मेरे से पूछा भी था अभी, सुष्मिता सुन ले दोबारा वो कंसेप्ट, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन वाला। बेटा ईस्ट्रोजन आया, ब्रेस्ट के सेल्स बढ़ाए, प्रोजेस्टेरोन आया, ब्रेस्ट का साइज बढ़ाया, एबनॉर्मल सेल्स और साइज बढ़ने से ब्रेस्ट कैंसर हो गया। तो ये आया था पेपर में क्वेश्चन। पेपर में पता क्या था? बताओ ब्रेस्ट कैंसर का कौन सा रिस्क फैक्टर होता है? 4 ऑप्शन दे रखे थे, यूजिंग ऑफ टेमोक्सिफेन ड्रग, यूजिंग ऑफ ओसीपी ड्रग्स, कोई डाइट दे रखी थी, एक पॉइंट और था। तो टेमोक्सिफेन तो ड्रग ऑफ चॉइस थी इसकी, तो वो तो आंसर रहता ही नहीं, ओसीपी आंसर मान रखा था उसका, क्योंकि ओसीपी दोगे, ओसीपी दिया तो मतलब ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दे रहे हो पेशेंट को, और ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोगे तो आप सिंपल सी बात है हाइपरट्रोफी हाइपरप्लेशिया होगा। क्या करेंगे भाई? अलग से स्टार मार्क लगा के लिखना है, अर्ली डायग्नोज बाय बीएससी, अर्ली डायग्नोज बाय बीएसई। परफॉर्म की जाती है कौन से दिन पे? 7 से 10 डेज आफ्टर मेंसेस, मेंसेस स्टार्ट होने के, मेंसेस स्टार्ट होने के 7 से 10 दिन बाद। पहले यहां तक लिख दिया, बीएससी परफॉर्म 7 to 10 डेज आफ्टर मेंसेस। अगर बट नीचे एरो लगाओ एक,
एरो लगाओ और एरो के नीचे लिखो बट, BUT बट, किंतु परंतु लेकिन बंधु। बट अगर मान लो किसी को मीनोपॉज हो गई, किसी को क्या हो गए, मीनोपॉज हो गए, तो मेंसेस आएंगी नहीं आएंगी। मीनोपॉज हो गए तो फिर भी तो BSc कर सकते हैं। तो पेपर वाले ने पूछा एक पेशेंट है, वो मदर है, फीमेल है, और उसको मीनोपॉज हो चुका है, उस कंडीशन में हम कौन से तारीख को BSc करने के लिए बोलते हैं। सेम वही चीज़ जो हमने मेल टेस्टिस के लिए TSC के लिए की थी। क्या करना है, एक दिन सिलेक्ट कर ले भाई, महीने का पहला तारीख सिलेक्ट कर ले, उस दिन लिख दो इफ मेनोपॉज इज अकर देन चूज द, फिक्स कर लेंगे किसको, 1 डे इन मंथ। बट किस केस में, ये इसको अंडरलाइन कर लेना, किस केस में, मेनोपॉज के केस में है। कदे और क्या है लगाया हो, 2 क्वेश्चन है अलग अलग। अगर मेंसेस आ रहे हैं तो कौन से दिन पे, और मेंसेस बंद हो गए हैं तो कौन से दिन पे, कोई भी एक मेनोपॉज में 1 महीने में 1 तारीख पे। बेटा कोई एबनॉर्मल सेल्स बन गए सुष्मिता, तो उसके कारण करेगी तू चेक। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, क्या क्या असेस करेंगे BSc करते समय। क्या क्या असेस करेंगे, सबसे पहले असेस फॉर एनी लीजन। सेकंड पॉइंट किसके लिए, एसिमेट्री। जो अफेक्टेड होगी वो कैसी होगी, थोड़ी हैवी मिलेगी एज कंपैरिजन टू नॉर्मल वाली के, मतलब साइज बड़ा मिलेगा किसका, अफेक्टेड वाली का। थर्ड, ब्लडी और क्लियर निपल डिस्चार्ज। ब्लडी, ब्लड डिस्चार्ज होगा वो ब्लड वाला और पस वाला हो सकता है बेटा। स्किन डिम्पलिंग, डिम्पल नहीं बनता, अपना गड्ढा बन जाता है यहाँ पे, ऐसे ही उसमें भी गड्ढा बन सकता है। स्किन इडिमा, ये इसका एक्चुअल जो इडिमा होता है इसका ना साइंटिफिक टर्म दे दिया, मतलब जो हम बोलते हैं ना किसी भी चीज का साइंटिफिक टर्म, तो ये जो इडिमा होता है स्किन इडिमा, ये ऐसे स्किन हो जाती है इसमें, इसको बोलते हैं प्योर्ड ऑरेंज स्किन।
PEAUD/orange skin। इसका फोटो देख लेना प्योर ऑरेंज स्किन का, अलग से दिख जाएगा कि स्किन की जो होती है ना वो टैनिंग चेंज हो जाएगी, कलरिंग चेंज हो जाएगी, ऐसा लगेगा मतलब ब्रीडिंग सा कलर बन जाएगा वहां पे स्किन के ऊपर। लास्ट 6th एक्सिलरी लिम्फेडिनोपैथी। एक्सिलरी लिम्फेडिनोपैथी एक्सिलरी लिम्फेडिनोपैथी ऑन अफेक्टेड आर्म, ये लिख दियो ऑफ अफेक्टेड आर्म, ये लिख के ये लिख दो, ये यही चीज लिखी हुई है यूं की यूं, इसको छोड़ देना, इसको रहने देना, ये लिख के ये लिख दो सीधा। हो गया। डायग्राम बना दो कि खुद से एक छोटा सा ब्रेस्ट बना के वो साइड में निकाल के पहले वो डायग्राम बनाओ। बट तुम कौन से साइड वाले बनाओगे? राइट वाली बना लेना, राइट वाली जो मैंने बनाई थी। नीचे डायग्राम बनाना भाई, ऐसे बना लो। कौन सा फैक्टर दिखा दोगे? ये वाला पार्ट, इसको बोल देते हैं अपर आउटर क्वाड्रेंट बोल देते हैं एक टाइप से, क्योंकि राइट साइड का है तो इसको बोलेंगे राइट अपर आउटर क्वाड्रेंट। बेटा राइट साइड का अपर साइड का आउटर वाला क्वाड्रेंट, ये है राइट अपर इनर क्वाड्रेंट। 4 होते हैं ब्रेस्ट के क्वाड्रेंट, इसको लिखना चाहते तो लिख लेना, राइट अपर इनर क्वाड्रेंट। ये होता है राइट लोअर इनर क्वाड्रेंट। ना ना राइट ही है बेटा, ब्रेस्ट में वो चला जाएगा राइट। ये राइट लोअर आउटर क्वाड्रेंट, ऐसे होते हैं। तो सबसे ज्यादा जो अफेक्टेड होगा वो कौन सा होगा? राइट अपर आउटर क्वाड्रेंट होगा, राइट साइड की ब्रेस्ट में। लेफ्ट की में लेफ्ट आ जाएगा बस, और कुछ नहीं होगा। बाहर वाला अफेक्टेड होता है। और साथ के साथ में कौन अफेक्ट हो जाती है? ये लिम्फ नोड अफेक्ट हो जाती है। इसका नाम होता है एक्जिला स्पेंसर। इसको एक्जिला स्पेंसर के नाम से जानते हैं। नीचे नीचे पॉइंट लिखना, बीएससी कब करते हैं? ड्यूरिंग बाथिंग। कब करते हैं? ड्यूरिंग बाथिंग। अबे लेफ्ट भी होता है, लेफ्ट क्यों नहीं होगा? लेफ्ट ब्रेस्ट होगी, लेफ्ट लिख दियो सब की जगह पे। ड्यूरिंग बाथिंग। यूज द पैड, फिंगर, यूज द पाम पैड, पाम पैड से यूज करेंगे। यूज द पाम पैड। टॉप टू बॉटम, 3 मेथड होते हैं, 3 मेथड। टॉप टू बॉटम, वैसे नाम नाम लिख लो, टॉप टू बॉटम, सेमी सर्कल और सर्कुलर।
पाम पैड, यूज द पाम पैड, पाम से ऐसे सर्कुलेट करेंगे तो उसमें 3 पॉइंट है बेटा, कैसे कैसे करते हैं, टॉप से बॉटम, सेमी सर्कल और सर्कुलर स्टेप्स, ये 3 स्टेप से करते हैं हम बीएससी। मैनेजमेंट लिखना भाई, मैनेजमेंट लिखना, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, थर्ड पॉइंट ड्रग ऑफ चॉइस, डीओसी, डीओसी ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी बताई थी, टेमोक्सीफेन, TAMOXIFEN, टेमोक्सीफेन ड्रग ऑफ चॉइस। भाई इसको सरिता इसको बड़े अक्षर में लिख ले, टेमोक्सीफेन को गोले में डाल दिया अगर, टेमोक्सी सर, टेमोक्सीफेन एक क्या होती है, एक ईस्ट्रोजन का एंटागोनिस्ट होती है। क्या होती है, सिलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर इनहिबिटर होती है। मतलब ईस्ट्रोजन के क्या काम करेगी, उल्टा काम करेगी, क्योंकि ईस्ट्रोजन तो क्या करवा रही थी, ब्रेस्ट के कैंसर करवा रही थी, उसको रोक दो, रुक जाएगा कैंसर। लिख दो सिलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर इनहिबिटर, सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर इनहिबिटर। सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टिव इनहिबिटर। नेक्स्ट हेडिंग डालना सर्जिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट। सबसे पहला क्या किया था, लंप को काट दिया था, लंपेक्टमी, लंपेक्टमी। क्या जी, हाँ पूरा लिखना टाइम। लंपेक्टमी हो गया। सेकंड मास्टेक्टमी, सिंपल लिख ले, खाली मास्टेक्टमी लिख ले, कोई दिक्कत नहीं। मास्टेक्टमी MAS आएगा, ये MASTEC, ई नहीं आऊगा, ए आऊगा। मास्टेक्टमी उसमें तो खाली ट्यूमर को निकाल रहे थे, इसमें ब्रेस्ट को भी निकाल दो और निप्पल को भी निकाल देते हैं भाई, पूरी ब्रेस्ट को ही निकाल देते हैं एक टाइप से।
इसका मतलब लाइन का मतलब समझ में, लिम्फ नोड्स आर यूजुअली लेफ्ट इंटैक्ट। पूछा किसी ने और लिख लिया होगा सबने, सबने लिख लिया ना, बहुत बढ़िया बालक है ना, क्यों बताऊं, तो नहीं लिखा है। हाँ मीना बता, तने लिख तो लिया, बता इसका मतलब, लिख लिया ना तने, बता। मैंने बेरा तू यही बोलेगी, अबे नकम्मो हर जगह लेफ्ट का मतलब ये नहीं होता लेफ्ट साइड, नकम्मो लेफ्ट का मतलब छोड़ना भी होया करे ये, और इसमें नू को निकम्मो लिम्फ नोड को छोड़ना है, कुएं नहीं काटने, लेफ्ट साइड है। मैंने बेरा था आधे फालतू नू कहोगे जी लेफ्ट साइड के लिम्फ नोड काट देंगे, कैंसर हो रहा हो राइट वाले का काट दो, हम लेफ्ट के लोड, वेरी गुड, काटो, मार दो ससरे ने बेचारे ने, छोड़ियो वरना थारे पर के पहुंच गए, हम उनकी सर्जरी कम और पाओगे, कम और करे कम और पाओगे। एक आध ज्यादा नशे में होगा, कह रहे हम बिना नशे में उसके नशे वाले काम करना ना करे हो। लेफ्ट इंटैक्ट का मतलब होता है भाई कि लिम्फ नोड काटने नहीं है, लिख लो हिंदी में जिसने ना बेरा हो। लेफ्ट का मतलब खाली साइड साइड नहीं होती, छोड़ना भी होता है। बोलते हैं ना थोड़ा सा स्पेस लेफ्ट कर दो, बोलते हैं नहीं बोलते हैं, तो आप क्या करें लेफ्ट साइड का स्पेस छोड़ दो। अरे मैं बहुत बढ़िया बालक भाई था, तो हमने ना जी साहब जी करे था, हमने पहली क्लास में बैठाया हूँ मैं, कड़े बैठा दिए, हम BSc फोर्थ ईयर करके पास आउट। मन ने कभी ना ऐसी याद बहुत बड़ी है बेटा, जी सा जी करेगा दी, तो मैं तब जैसी इसी बात कर दो ना, मैं पहली क्लास में उठाया था, हमने सारे ने पकड़ के था, हमने सरकारी स्कूल में, और वो भी प्राइवेट में तो महंगी फीस लागेगी, सरकारी में थोड़ी सस्ती ही लागेगी। पहला सुबह था मुड़ा पटकाओ, फिर आड़ाओ सांझ ने। तो हमने वहां हिंदी भी ना आती पूरी, पूरा हिंदी पढ़ाएंगे। एक्चुअल हिंदी ना इंग्लिश से भी मुश्किल है, एक्चुअल हिंदी इंग्लिश से भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। मेरा भाई, मेरा जो छोटा भाई है वो हिंदी मंत्रालय में, ये शिक्षा मंत्रालय में, वो हिंदी डिपार्टमेंट में है। वो कई बार लेटर टाइप करता ना वो हिंदी की, मैं भाई ये क्या लिख दिए पता नहीं, उसके वर्डिंग से कुछ और होती है, बोला ये तेरे बस की नहीं है तो छोड़ दे, तू इंग्लिश से पढ़ ले अपनी। ऐसे ऐसे वर्ड्स का उच्चारण होता है जो हमें कभी देखे भी नहीं होते, छोटी ही बिंदी का मतलब भी पता नहीं कुछ और होता है उसमें। बोला इसको हिंदी में ये, इंग्लिश में तो तू ये बोलता है, हिंदी में इसका एक्चुअल उच्चारण ये होता है इसका, क्योंकि उनका तो सारा ही हिंदी में काम चलता है, हिंदी डिपार्टमेंट में उसका CHD सेंट्रल हिंदी डायरेक्टरेट मिनिस्ट्री है उसकी, तो वो उसमें है। तो जब टाइपिंग करता है तो मैं ये देखता हूँ भाई तो ये लिख कर है, ऐसे ऐसे वर्ड्स मिलते हैं हिंदी के। उसने एक पूरी बुक लिखी थी हिंदी की, तो वो मतलब आधी ऐसी, आधे अक्षर तो ऐसे मिलेंगे जो हमने कभी सपने में देखे ही नहीं थे, हिंदी की किताबों में कभी पढ़े ही नहीं। ये लिख लिया? हाँ, मसल्स को छोड़ देंगे। मसल छोड़ देंगे, हो जाएगा यहाँ तक भाई। 5 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं क्लास। पानी वानी पी लो।